Hello, my dear friends and law aspirants. Welcome back once again on Utkarsh Law and CLAD classes. This is Hasib Chauhan, mentor for your legal reasoning. So दोस्तों, आज मैं आपको एक और लैंडमार्क जजमेंट पढ़ाने वाला हूं। बहुत ही अच्छा केस लॉ है जिसमें हम बात करेंगे कि किस तरीके से, हाँ शायद आपको पता भी होगा, चलो मैं सीक्रेट रिवील नहीं करता हूं, डायरेक्ट नाम ही बताता हूं। तो ये केस है, बहुत ही प्यारा केस है और इसने काफ़ी चीज़ें बदली है हमारे हिस्ट्री की। गोलखनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1968, और ये केस भी लैंड जमीन से ही जुड़ा हुआ है। द फैमिली ऑफ हेनरी एंड विलियम गोलखनाथ हेल्ड ओवर 500 एकड़ ऑफ फार्म लैंड इन जलंधर। तो इनकी जो फैमिली थी, इनके पास 500 एकड़ से ज्यादा कृषि वाली जमीन थी। कहां पर? जलंधर में, पंजाब में। इन द फेस ऑफ द 1953 पंजाब सिक्योरिटी एंड लैंड टेन्योर्स एक्ट, द स्टेट गवर्नमेंट हेल्ड दैट द ब्रदर्स कुड कीप ओनली 30 एकड़ ईच। तो ये जो दो ब्रदर हैं, एक तो हेनरी और एक विलियम गोलखनाथ, तो यहां पर जो पंजाब स्टेट सिक्योरिटी एंड लैंड टेन्योर एक्ट था, तो स्टेट गवर्नमेंट ने इस एक्ट के तहत दोनों भाइयों को यह परमिशन दी कि दोनों भाई 30-30 एकड़ लेकर शांत हो जाए, बाकी की जमीन गवर्नमेंट के पास जाएगी। A few acre would go to the tenant and the rest was declared surplus। और कुछ एकड़ जमीन ऐसी थी जो इन भाइयों के टीनेंट जो रखे हुए थे उनको देने का फैसला किया गवर्नमेंट ने, और बाकी की जमीन एक्स्ट्रा मानी गई, सरप्लस मानी गई। दिस वॉज चैलेंज बाय द गोलखनाथ फैमिली इन द कोर्ट एंड द केस वॉज रेफर टू द सुप्रीम कोर्ट इन 1965। तो यहां पर फैसला 67 में आया भाई, 65 में यह हुआ है। 1953 के एक्ट के ऊपर हुआ, 1953 का केस नहीं है, फैसला 67 में आया। ठीक है। द फैमिली फाइल्ड अ पिटिशन अंडर आर्टिकल 32 चैलेंजिंग द 1953 पंजाब एक्ट ऑन द ग्राउंड दैट इट डिनाइड देम देयर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू अक्वायर एंड होल्ड प्रॉपर्टी एंड प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, Article 19(1)(f) and 19(1)(g, and to equality before and equal protection of the law, Article 14। तो अब यहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंज दिया है। किसको चैलेंज दिया है? कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी, या फिर यूं कहूं कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंज टू कौन से एक्ट को? पंजाब एक्ट। कौन सा? ये वाला, पंजाब सिक्योरिटी एंड लैंड टेन्योर एक्ट। तो पंजाब सिक्योरिटी एंड लैंड टेन्योर एक्ट को उन्होंने चैलेंज दिया। किस बिहाफ पर चैलेंज दिया? कि सर, एक तो हमारे संविधान का 19(1)(f) एंड 19(1)(g, ये हमें कहता है कि हम कोई भी प्रॉपर्टी कितनी भी खरीद सकते हैं भारत के किसी भी कोने में, और उस प्रॉपर्टी का किसी भी तरीके से यूज करके प्रोफेशन कर सकते हैं। और बात करते हैं आर्टिकल 14 की, तो इक्वल प्रोटेक्शन बिफोर द लॉ टू एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया। They also sought to have the 17th amendment which had placed the Punjab Act in the 9th schedule। और उन्होंने कहा कि जो 17th अमेंडमेंट किया गया है पंजाब एक्ट में 9th शेड्यूल के अकॉर्डिंग, उसको भी चैलेंज किया। अब आर्ग्यूमेंट क्या था गोलखनाथ का? द पिटिशनर्स प्राइमरी क्लेम्स कंसर्निंग द कॉन्स्टिट्यूशनल परमानेंस which were established by the Constitutional Assembly are erroneous। Nobody should have the authority to amend or attempt to change the Indian Constitution, they said। उन्होंने कहा कि आप लोगों ने अपने एक्ट में परिवर्तन किया और कॉन्स्टिट्यूशन से बड़ा बनने की कोशिश की, और उसी के अकॉर्डिंग आप हमारी जमीनों पर कब्जा कर रहे हो, जबकि भारत का संविधान हमें कह रहा, पहले था ना भाई, भारत का संविधान हमें कह रहा है कि आप रख लो जमीन जितनी है अपने पास में।
They contend that the term amendment only refers to small adjustments that are in complete accordance with the constitutional essential framework and does not relate to completely new notion. उन्होंने कहा कि अगर आप अमेंडमेंट की डेफिनेशन में जाओगे तो अमेंडमेंट का मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन में थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर देना, लेकिन जो उसका बेस है, फ्रेमवर्क है, उसको नहीं बदल सकते. Furthermore, the petitioner claimed that fundamental rights are unalienable because they were exposed to the public under Part 3 of the Indian Constitution. The government should rescind them. तो यहां पर उन्होंने एक और क्लेम किया कि फंडामेंटल राइट को कोई भी छेड़ नहीं सकता. अनएलिनेबल है, मतलब उनको कोई हाथ भी नहीं लगाएगा, उसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और आपके पंजाब एक्ट को आप खत्म करो, क्योंकि सर्वोपरि तो भारत के संविधान को ही माना जाएगा. अब जजमेंट आता है सुप्रीम कोर्ट का. सुप्रीम कोर्ट बाय थिन मेजॉरिटी, थिन का मतलब पतला, 11 जजेस की बेंच बैठी थी बेटा, 6 फेवर में 5 अगेंस्ट में, 6 और 5 का वोट था. उन्होंने क्या जजमेंट दिया? That constitutional amendment under Article 368 of the Constitution was an ordinary law within the meaning of Article 13(3) of the Constitution. The majority did not believe there was any difference between ordinary legislative power of the Parliament and the inherent constituent power of Parliament to amend the Constitution. तो यहां पर 6 जनों ने इस बात का सपोर्ट किया कि कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव की पावर पार्लियामेंट के पास उतनी नहीं है जितने एक नॉर्मल ऑर्डिनरी भारत के किसी भी लॉ को बदलने की पावर है. और 368 आर्टिकल 368 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो इस बात को ये नहीं कहता कॉन्स्टिट्यूशन में भी बदलाव कर दो. आर्टिकल 13(3) भी ये नहीं कहता कॉन्स्टिट्यूशन में मर्जी पड़े जैसा बदलाव कर दो. दोनों चीजें इस बात का सबूत है कि कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव करना और भारत के किसी दूसरे ऑर्डिनरी लॉ में बदलाव करना, दोनों में बहुत फर्क है. The majority did not agree with the view that Article 368 of the Constitution contained power and procedure to amend, but instead believed that the text of Article 368 only explained the procedure to amend the Constitution. तो 368 में यह कहीं नहीं लिखा गया है कि बदल सकते हो. उन्होंने कहा, इस सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने, मेजॉरिटी जजेस ने कहा, 6 जजेस ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 368 आपको सिर्फ ये बताता है कि बदलाव कैसे करना है. ये कहीं नहीं लिखा 368 में कि बदल सकते हो कॉन्स्टिट्यूशन. प्रोसीजर बताया है, पावर नहीं. द पावर बीइंग डिराइव्ड फ्रॉम एंट्री 97 ऑफ द लिस्ट फर्स्ट ऑफ द शेड्यूल 7 टू द कॉन्स्टिट्यूशन. तो ये पावर तो यहां से आई है. तो आप 368 का रेफरेंस कैसे दे सकते हो? Since according to Article 13(2), the Parliament could not make any law that abridged the fundamental right contained in Part 3 of the Constitution. और यहां पर यह भी कह दिया कि आर्टिकल 13 सब आर्टिकल 2 को अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो पार्लियामेंट के पास ये पावर ही नहीं है कि कोई ऐसा लॉ बना सके किसी भी स्टेट के लिए, किसी भी राज्य के लिए, जो फंडामेंटल राइट को ओवररूल कर दे. A constitutional amendment also being an ordinary law within the meaning of Article 13 could not be a violation of fundamental rights chapter contained in the Constitution of India. लेकिन हाँ, पहले ये भी तो आपने कई केसेस में लैंडमार्क जजमेंट्स में देखा है, अलग अलग ऑर्डिनरी के फंडामेंटल राइट्स को भी बदला गया, चेंज किया गया. जैसे पहले प्रॉपर्टी रखना फंडामेंटल राइट था, फिर इसको यहां से हटा दिया गया. तो ये यहां पर थोड़ी बहस हो गई. Therefore, all constitutional amendments thus far which were in contravention or which had made an exception to the fundamental right chapter of the Constitution were said to be void. तो ये फाइनलाइज डिसीजन हुआ जजमेंट में कि कॉन्स्टिट्यूशनल में छोटे मोटे अमेंडमेंट करना, एडजस्टमेंट करना यहां पावर है, लेकिन फंडामेंटल राइट को आप अगर बदल दोगे तो ये पावर आपकी पार्लियामेंट की नहीं है, ना ही ये पावर आपको कॉन्स्टिट्यूशन देता है. Article 368 versus Article 13. Article 368 and Article 13 of the Indian Constitution is deeply tied with the Golaknath case. UPSC has in its syllabus, मतलब UPSC ने भी ये अपने सिलेबस में रखा है भाई, ये पॉइंट अपने सिलेबस में रखा है. मतलब मैं जो पॉइंट आपको बता रहा हूं, ये जो चीज है ये मेरा खुद का नजरिया है,
मतलब मैं जब डिफरेंस कर रहा हूं तो इन दोनों पर्टिकुलर आर्टिकल्स को यूपीएससी ने बहुत डिटेल में अपने सिलेबस में रखा, क्योंकि उनको पता है कि ये पर्टिकुलर दोनों आर्टिकल को समझना, अंडरस्टैंड कर पाना एक ग्रेजुएट, लॉ ग्रेजुएट के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। Article 368 gives the parliament the constituent power to amend any part of the constitution by means of adding new provision or repealing the modifying existing provision। क्या कह रहा है कि आर्टिकल 368 पावर देता है पार्लियामेंट को, किस बात की पावर? कॉन्स्टिट्यूएंट पावर टू अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय मींस ऑफ एडिंग न्यू प्रोविजन और रिपीलिंग द मॉडिफाइंग एग्जिस्टिंग। नया भी डाल सकते हैं, कोई पुराने प्रोविजन को हटा भी सकते हैं। ऑन द अदर हैंड आर्टिकल 13 स्टेट दैट एनी लॉ दैट वायलेट द फंडामेंटल राइट ऑफ द सिटीजन शैल बी डिक्लेयर्ड वॉइड। और आर्टिकल 13 दूसरी तरफ कहता है कि अगर आपने फंडामेंटल राइट में कोई भी अमेंडमेंट किया, फंडामेंटल राइट में हम बर्दाश्त ही नहीं करेंगे, सीधा उस अमेंडमेंट को ही हम वॉइड कर देंगे। However, Article 368 states that no provision mentioned in Article 13 would affect the provisions mentioned in Article 368. In short, as far as the Constitution is concerned, Article 368 is more powerful than Article 13. तो 368 ज्यादा पावरफुल है, वो आपको सिर्फ प्रोसीजर बता रहा है, तरीका बता रहा है। The doctrine of prospective overruling. Also, the Supreme Court declared constitutional amendment that violated the rules laid down by Article 13 as void. In this particular case, the old rule was followed. The Punjab Security and Land Tenure Act remained valid. लेकिन यहां पर इस केस में 1967 का केस है, वहां पर इस पर्टिकुलर पंजाब के एक्ट को वैलिड माना गया और वायलेशन नहीं माना गया। Doctrine of prospective overruling state that the court is duty bounded to announce a new and better rule in place of an old rule, unscientific or condemned rule. However, the doctrine also states that the new rule would not affect any past court judgment. This is exactly the reason why despite the judgment the 1953 act remained valid. समझ में आ गया? डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवररूलिंग का मतलब है कि यहां पर कोर्ट की ये ड्यूटी होगी कि कोई नया प्रोविजन लेकर आए, उस पर्टिकुलर एक्ट की जगह पर कोई नई चीज लेकर आए। लेकिन अगर उस पुराने एक्ट के तहत कोई फैसले सुनाए जा चुके हैं, कोई जजमेंट दिए जा चुके हैं, तो उन जजमेंट के कंट्रास्ट में कोई प्रोविजन मत लेकर आ जाना, वरना वो लोग जिनको हमने गलत ठहराया था वो लोग वापस आ जाएंगे कि अब आप इनको सही कर रहे हो क्योंकि आपने अमेंडमेंट कर दिया, आपने चेंजेस कर दिए। It is to be noted that doctrine of prospective overruling and the overall judgment were accepted with a thin majority of 6-5. Many dissenting judges were against this doctrine. लेकिन कुछ जजेस जो थे, मतलब 5 जजेस जो थे, 6 में से 6 सपोर्ट में थे, 5 जो है अनसपोर्ट में थे, उन्होंने कहा कि हम तो ये चीज अग्री नहीं कर रहे, लेकिन मेजॉरिटी होते हुए जीत गए। अब हम इस डिसीजन जो आया गया उसको क्रिटिकल देखते हैं। मतलब यहां पर डिसीजन क्या हुआ? डिसीजन बड़ा सिंपल आपको समझ में आ गया कि गोलकनाथ केस में उन्होंने जो कंटेंशन किया था, उन्होंने जो बोला था कि सर हमारी जमीन हमसे क्यों छीनी जा रही है, आपका पंजाब एक्ट ही इनवैलिड है, तो पंजाब एक्ट को वैलिड माना गया, मतलब उनकी जमीनें छीनी गई। Fundamental rights are seen to be important for the growth of a person's individuality. These are the rights that are enable a guy to plan his or her own life in the way that he or she desire. तो फंडामेंटल राइट हर एक भारत के नागरिक को अपनी जिंदगी को आसान बनाने के लिए एक राइट्स देते हैं, एक प्रोविजंस हैं उन सब में कि वो आपके लाइफ के बीच में नहीं आ रहे हैं। Our constitution guarantees us fundamental rights which include the right of minorities and other underprivileged groups. Parliament and state legislature in India have the right to establish law within their respective domains according to the constitution. तो यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन इस बात की गारंटी देता है फंडामेंटल राइट के साथ साथ कुछ अनप्रिविलेज्ड जो लोग हैं जो पर्टिकुलर माइनॉरिटीज के केसेस में है, तो उनको हमने कुछ एक्स्ट्रा राइट्स दिए ताकि उनकी ग्रोथ हो, उनका डेवलपमेंट हो, तो ये बात इसमें लिखी गई है। However, in nature, this authority is not absolute. The judiciary is in charge of upholding the constitution as well as adjudicating the constitutional legitimacy of all laws. The majority decision was commendable in that it sought to safeguard Indian democracy from the parliament's oppressive actions. लेकिन हाँ,
यहां पर इस केस में इस जो जजमेंट आया वहां पर मेजॉरिटी ने यह बात स्वीकार की कि आप फंडामेंटल राइट को टच नहीं कर पाओगे, वरना इंडिया की डेमोक्रेसी प्रजातंत्र का क्या फायदा। While the majority's argument for their action, fear of India devolving into the dictatorship is reasonable. Why should it be limited to fundamental rights? The precise degree to which the concept of modification differs was one of the most crucial problems left unsettled by the Golaknath judgment. तो यहां पर जो लोग डिसएग्री थे इस जजमेंट से, उन्होंने कहा कि सिर्फ फंडामेंटल राइट तक ही आपकी सोच ऐसी क्यों है कि उनको नहीं छेड़ सकते, बाकी कॉन्स्टिट्यूशन के छेड़ते रहो। हम तो ये चाहेंगे कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को छेड़ो ही मत और गोलकनाथ के फेवर में फैसला दो। लेकिन मेजॉरिटी बेटा जीत गया, गोलकनाथ के अगेंस्ट में पंजाब एक्ट जीत गया। The trial of Golaknath was a turning point in Indian history. The case's conclusion arrived at an inconvenient moment. It happened during the darkest decade. कब हुआ भाई darkest? 1968. समझ रहे हो? In the country's history, the dictatorship of the parliament came to an end with this decision. लेकिन उससे पहले जो वो जब मर्जी पड़े कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस कर रहे थे ना, उस डिक्टेटरशिप पे एक ठप्पा लग गया कि आप छेड़ोगे नहीं कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस को। The majority court was concerned that the constitution might be weakened as a result of the decision. This ruling stopped the legislature from infringing on citizens' basic right by passing legislation that limited the legislature jurisdiction. लेकिन भले ही इस पर्टिकुलर केस में गोलकनाथ वाला पर्टिकुलर पर्सन जो है वो हार गया, उसकी जमीन छीनी गई, लेकिन मेरे भाई यहां पर एक हडल तो लगा दिया गया कि आप इस लिमिट से आगे बढ़कर कोई अमेंडमेंट नहीं करेंगे। भाई पंजाब स्टेट अथॉरिटी के अकॉर्डिंग तो सब कुछ वैलिड था, केस बनता ही नहीं है। लेकिन ये केस जब सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचा तो उन्होंने इतना तो एक अधिकार दिया एक भारत के नागरिक को कि आपके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में हम छेड़छाड़ होने ही नहीं देंगे, इस बात की हमारी गारंटी। द ट्रायल वॉज फोकस्ड ऑन प्रिजर्विंग बेसिक ह्यूमन राइट्स दैट नो गवर्नमेंट कैन टेक अवे. By establishing that parliamentarians are not exempt from the law, the Golaknath case upheld the rule of law. तो यहां पर इसको रूल ऑफ लॉ माना गया कि कोई भी प्रोसीडिंग हो, किसी भी तरीके की हो, कोई भी आपके सामने इंडिया का सिटीजन है तो उसके फंडामेंटल राइट को आप छू भी नहीं पाओगे। हालांकि वो एक अलग मैटर था कि प्रॉपर्टी वाले राइट, सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ही प्रॉपर्टी राइट को फंडामेंटल राइट से अलग करना था। अब इस केस के बाद क्या हुआ? द पार्लियामेंट केम अप विद द 24th अमेंडमेंट 1971 that explicitly stated that Article 368 could curtail even the fundamental rights. From then on, Article 13 lost the power to nullify anything written under Article 368. Later in Keshwanand Bharti versus State of Kerala, Supreme Court ruled that the Parliament could not change the basic structure of the Constitution. इसके बाद में भाई काफी हद तक तो यहां पर फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की। इसके बाद में जब केशवानंद भारती वाला केस आया, स्टेट ऑफ केरला और केशवानंद भारती वाला, द सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट द पार्लियामेंट कुड नॉट चेंज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. आप बेसिक स्ट्रक्चर को बार बार बदलाव नहीं कर सकते। कॉन्स्टिट्यूशन की जो नींवें हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को जो सपोर्ट है कि सर हम अपने भारत के नागरिक को फुल पावर देते हैं, हम अपने भारत के नागरिक की रक्षा करने के लिए फंडामेंटल राइट लेकर आ गए, आप उनको बदलाव ही नहीं कर पाओगे। In most cases, curtailing the fundamental rights of the citizen would change the basic structure of the constitution. So, in a roundabout way, this judgment protected the citizen fundamental right. तो all over हम जब इस judgment का particular पूरा तरीके से ऑब्जर्व करते हैं तो ये देखने को मिलता है कि इसी जजमेंट ने, गोलकनाथ के बाद केशवानंद भारती का केस हुआ, इसी जजमेंट गोलकनाथ में हमें ये एक प्रोटेक्शन दिया कि अब आपके फंडामेंटल राइट्स को कोई नहीं छू पाएगा, आपके फंडामेंटल राइट्स हर जगह सेव रखे जाएंगे। उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है, दूसरा पॉइंट ये भी था कि बेसिक स्ट्रक्चर है जो कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसकी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया, भारत में रहने के लोगों के लिए सिद्धांत जो बनाए गए, उन सिद्धांतों की भी चर्चा बहुत जरूरी है। वो बेस को, वो नींव को, वो फाउंडेशन को आप नहीं छू पाएंगे। मतलब उस, अगर आप मान लीजिए किसी में कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर भी रहे हैं और उसकी फाउंडेशन में गड़बड़ हो रही है, आपके अमेंडमेंट की वजह से वो जो मेन स्ट्रक्चर था जिसकी वजह से वो फंडामेंटल राइट्स लाए गए, उसमें अगर थोड़ा बहुत भी कंपन हो रहा है, शिवरिंग हो रहा है, तो फिर हम उस अमेंडमेंट को बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो ये था गोलकनाथ केस का एक शॉर्ट एंड स्वीट इंट्रो।
इसको आप और डिटेल में पढ़ सकते हैं, बहुत सी जगह पर मिल जाएगा आपको ये केस। मेरा मेन ये मोटो है कि कुछ लैंडमार्क जजमेंट्स आपको पढ़ाऊं, कुछ लैंडमार्क जजमेंट आप तक पहुंचाऊं, जिसकी वजह से आपको ये पता चले कि हाँ, कोई भी लॉ एंट्रेंस एग्जाम में आपको कितना इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं ये सारे के सारे जजमेंट। जैसे आज अगर हमने जो पढ़ा, तो आर्टिकल 368 और आर्टिकल 13 यूपीएससी ने अपने कोर्स में रखा, अपने सिलेबस में रखा। उसका रीजन वही है जिससे हमें समझ में आया कि 368 और 13 की कितनी वैल्यू है। बाद में 13 की वैल्यू थोड़ी कम हो गई कि वो किसी भी पॉइंट को चैलेंज नहीं कर सकता 368 में, क्योंकि वहां प्रोसीजर है, प्रोसीजरल अमेंडमेंट आपको चैलेंज नहीं करने का हक दिया गया। तो आज के केस के लिए थे, आज की क्लास के लिए इतना ही। वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास विद अ न्यू केस लॉ। तब तक ले टाटा, बाय बाय, सी यू।